कहानी उस गुस्से से शुरू होती है जिसने पूरे घर के माहौल को भारी बना दिया है। दायमा का चेहरा सख्त है, आंखों में सिर्फ आक्रोश और चिंता। उनके लिए इस वक्त सबसे ऊपर है उनकी बेटी काव्या की इज्जत और सुरक्षा। उनके मन में एक ही फैसला घूम रहा है, आरव और ईशा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाना। उनके लिए यह सिर्फ कानून का मामला नहीं है, बल्कि काव्या के टूटे सपनों, उसके दर्द और उसकी बिखरी हालत का सवाल है। दायमा का मानना बिल्कुल साफ है, जो कुछ भी हुआ वह माफी के काबिल नहीं है। आरव की गलती ने काव्या को उस हालत में पहुंचा दिया है जहां आज वह खुद को भी पहचान नहीं पा रही। दायमा को लगता है कि अगर आज वह चुप रही तो यह चुप्पी भी अपराध बन जाएगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और यहाँ वह मोड़ बनकर खुद काव्या सामने आती है। कमजोर शरीर, थकी हुई आंखें और दिल में अब भी बाकी बची हुई मोहब्बत। काव्या हिम्मत जुटाकर दायमा के सामने खड़ी होती है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन शब्द सच्चे होते हैं। वह कहती है, मां, आरव को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। उसने मुझसे माफी मांगी है। हो सकता है वह बदल जाए। क्या हम उसे एक मौका नहीं दे सकते? काव्या की बातों में दर्द भी है और उम्मीद भी। वह जानती है कि उसे जो चोट मिली है वह बहुत गहरी है, लेकिन कहीं न कहीं वह अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती है। वह बार बार दायमा से कहती है कि केस दर्ज करवाने से हालात और बिगड़ जाएंगे। बेटी के आंसू देखकर दायमा का दिल थोड़ा नरम पड़ता है। वह अरविंद जी से भी कहती है कि आरव दामाद को माफ करने पर विचार किया जाए। अरविंद जी तुरंत हामी नहीं भरते। वह शांति से कहते हैं कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। अरविंद जी के जाते ही माहौल फिर गर्म हो जाता है। अब तक चुप बैठे सूरज से रहा नहीं जाता। वह दायमा से साफ शब्दों में कह देता है कि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आरव की है। आज काव्या की यह हालत उसी की वजह से है। वह सवाल करता है कि इतनी आसानी से आरव को कैसे माफ किया जा सकता है। सूरज की बात सुनकर दायमा का गुस्सा फिर उफान पर आ जाता है। वह कहती है कि गलती सिर्फ आरव की नहीं है, उतनी ही दोषी ईशा भी है। अगर ईशा उस वक्त काव्या के साथ होती तो न यह हादसा होता और न ही काव्या आज इस हालत में होती। इसी गुस्से में दायमा वह फैसला सुना देती है जिससे पूरा घर सन्न रह जाता है। वह कहती है कि वह पुलिस स्टेशन जाएंगी और आरव व ईशा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाएंगी। उसी पल अर्जुन जी वहां पहुंच जाते हैं और ऐरानी से पूछते हैं कि पुलिस स्टेशन की बात क्यों हो रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे, काव्या के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, पैर लड़खड़ाते हैं और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। घर में अफरातफरी मच जाती है। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। हर किसी की सांसें अटकी हुई है। कुछ देर बाद काव्या को होश आता है। डॉक्टर सभी को एक कमरे में बुलाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बधाई हो, काव्या प्रेग्नेंट है। वह जल्द ही आरव के बच्चे की मां बनने वाली है। एक पल के लिए सब कुछ थम जाता है। फिर अचानक घर खुशी से गूंज उठता है। आंसू अब दर्द के नहीं, खुशी के होते हैं। वही दायमा जो कुछ देर पहले केस की बात कर रही थी, अब कहती है कि तुरंत आरव दामाद को बुलाया जाए, उसे यह खुशखबरी मिलनी चाहिए। अरविंद जी के चेहरे पर भी सुकून दिखता है। उन्हें लगता है कि शायद भगवान ने खुद हालात संभाल लिए हैं। सूरज भी अपनी बहन की खुशी के लिए अपने गुस्से को पीछे छोड़ देता है। वह मन ही मन तय कर लेता है कि अगर काव्या खुश है तो वह भी आरव को माफ करने की कोशिश करेगा। आखिरकार आरव गुलाब हवेली पहुंचता है। वह काव्या को अपने साथ वापस ले जाने आता है, एक नई शुरुआत और बदले हुए भविष्य का वादा लेकर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है। क्या सिर्फ एक बच्चे की खुशखबरी से हर गलती माफ की जा सकती है? क्या काव्या को आरव के साथ वापस जाना चाहिए या पहले अपने सम्मान और इंसाफ को चुनना चाहिए? यह फैसला ही आगे की कहानी की असली परीक्षा बनने वाला है। डॉक्टर के शब्द जैसे ही कानों में पड़ते हैं,
पूरा घर कुछ पलों के लिए खामोश हो जाता है। काव्या प्रेग्नेंट है। यह एक वाक्य नहीं, बल्कि तूफान है, जो हर किसी के मन में अलग अलग असर छोड़ जाता है। काव्या खुद हैरान है। उसके हाथ अपने पेट पर चले जाते हैं। आंखों में डर भी है और एक अनजानी सी उम्मीद भी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह खुश हो या घा